क्या क्या आई है। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग प्रीति, मेगा, साहिल, संजय। ओके, 15 जुलाई ठीक है। मुझे 5 अगस्त, अगर ओके ठीक है, ठीक मेरा 5 अगस्त है। तो मुझे लगता है 5 अगस्त तक भी गया है डेट, और इस बार क्योंकि रोलर मैंने जितना देखा है यहाँ पे सेंटर वाइज बुलाया गया है दो कैंडिडेट्स को। ओके, गुड इवनिंग। ठीक है, और किसी की 5 अगस्त की डेट है या उसके आगे डेट है तो बता सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 8 अगस्त शायद है। हाँ ठीक है, अगस्त तक जाओ तो चलिए ठीक है। Great। तो पहले आप मुझे ये बताइए, आप लोग सब डायरी मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं? मुझे यहाँ पे कमेंट्स में लिख के बताइए कि डायरी मेंटेन, जो मैंने लास्ट सेशन में आपको बोला था कि आपने डाक बेस्ड डायरी बनानी है, तो उसको क्या सभी मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं? ओके गुड, एक यस आया मेरे को। ठीक है, चलिए ठीक है, फेयरली ठीक है। हम्म, ठीक है। चलो, जैसे आज का सेशन है, जो मैंने बात रखी थी कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ें और क्या क्या करंट अफेयर्स आ सकते हैं। देखिए, अभी अगस्त तक इंटरव्यू है, और जिन लोग का पहले इंटरव्यूज होगा स्टार्टिंग के पहले दूसरे हफ्ते में, तो ये बात मान के चलिए कि बहुत प्रोबेबल है कि जो अभी से करंट अफेयर्स, ये 1-2 महीने के पहले के और अभी आने वाले समय के करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स होंगे, या यदि वो नेशनल हो, अपने स्टेट लेवल के हो या फिर इंटरनेशनल हो, वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू बोर्ड आपसे पूछेगा। दूसरी चीज, जो पहले कैंडिडेट्स होते हैं, मैंने अधिकतर देखा है, उनसे उस दिन का न्यूज़पेपर में जो भी फ्रंट या सेकंड पेज पे आया है उसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका पढ़ाई करना न्यूज़पेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस रिगार्ड में। मैं आपको पीपीटी शेयर करता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, सुजीत, पीपीटी आ गई अब? जी सर, दिखाई दे रही है। चलो ठीक है फिर। ठीक है, तो देखिए, इसमें क्या है कि क्यों महत्वपूर्ण है न्यूज़ पढ़ना। ठीक है, प्रशासन में किस तरीके से हम न्यूज़ को उपयोग कर सकते हैं, केस स्टडीज क्या आती हैं। ठीक है, शासन में क्या उपयोग है। प्रशासन मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज आप जो एस्पायर कर रहे हैं बनना, एज अ डिप्टी कलेक्टर, एज अ एसडीएम, एज अ डीएसपी, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, एज अ नायब तहसीलदार, एज अ डीईओ, बहुत सारे पद है जिसमें भी आप जो एस्पायर कर रहे हैं, तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको डेली न्यूज से अब्रेस्ट होना पड़ेगा, आपके जिले में जो भी हो रहा है, जिले में साथ साथ आपके जो स्टेट लेवल में हो रहा है और नेशनल इवेंट्स जो भी हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन सिंदूर, जो लोग 4 नगर में थे, कटनी, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मॉक ड्रिल चलाई थी, उन्हें वो एक्सपीरियंस करा था। मतलब अगर जो भी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में है, काम कर रहे हैं, बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, बॉर्डर्स पे हुआ है, एक नेशनल इवेंट है, तो उसके कारण स्टेट पे क्या इम्पैक्ट हुआ है कि हमें मॉक ड्रिल करवानी है। मतलब न्यूज अलग है। उस दिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस दिन रात में मैं 12-1 बजे अपने रेस्ट रूम पहुंचा था। तो हम लोग को भी काम करना पड़ता है देर रात तक, तो इसका मतलब क्या? तो जो भी इवेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में इम्पैक्ट करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन को उस इवेंट के साथ एडजस्ट होके काम करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने पहले लिखा है कि प्रशासन ने किया, तो आप जिस हिसाब से न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उससे हेल्प होगी आपको खुद को, कि आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कैसे काम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग सिनेरियोज। और इसी चीज का इंपॉर्टेंस आ जाता है कि जब साक्षात्कार में आप अपीयर होते हैं, तो इंटरव्यूअर ये एज्यूम करता है कि आप एब्रेस्ट हैं अपने सारी चीजों से, अपने डैश से, और साथ ही साथ आपके आसपास जो भी हो रहा है। तो एक वेल लर्नड पर्सन समझते हैं कि सामने बैठेगा जब इंटरव्यू के, तो उनको अच्छा लगेगा कि आप चीजें जानते हैं आसपास की। एक तो चीज होती है, चलिए आपको पता है चीजें, एक होती है नहीं पता है। तो अगर आपको न्यूज नहीं पता है तो वैसा नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा नहीं, बट एट द सेम टाइम उनको ये लगेगा कि ये एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं, तो इनको आइडिया है कि नहीं है, इनके आजू बाजू क्या हो रहा है। तो इसलिए हम बिना रिस्क लिए हुए हम ये अज्यूम करेंगे कि आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है, अब चलिए, न्यूज़ पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। अब कैसे पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे? कुछ लोग होते हैं हमारे साथी लोग जो 3-3 4-4 घंटे न्यूज़पेपर बैठ के
न्यूज़पेपर रख के बैठ जाते हैं और सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। छोटी से छोटी बारीक इन्फॉर्मेशन भी आती है तो वो पढ़ते हैं। किसी का मर्डर हो गया वो पढ़ने बैठ गए। ठीक है, तो ये चीजें नहीं पढ़नी है। और जब हम कैटेगराइजेशन करेंगे तो स्टेट लेवल की हो गई, नेशनल लेवल की होगी और इंटरनेशनल लेवल की हो गई। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि जनरल स्टडीज जो हमारा मेंस का टॉपिक है, जो हमारा मेंस का सिलेबस है, जिसको हम क्लियर करके इंटरव्यू में पहुंचे हैं, तो हम लोग जनरल स्टडीज को हमारे न्यूज, हमारे करंट अफेयर्स से लिंक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग ये नहीं कर पाते हैं और इसके वजह से उनको लगता है कि जो न्यूज़पेपर में न्यूज आ रही है वो बहुत ही रैंडम है। ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका एक प्रॉपर गवर्नेंस आर्किटेक्चर है, एक प्रॉपर चैनल है जिसके थ्रू काम होता है नेशनल स्टेट लेवल का डिस्ट्रिक्ट पे, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो अदर ऑफिसर्स हो। ठीक है, ट्रेजरी ऑफिसर हो गया, एक्साइज ऑफिसर हो गए, फॉरेस्ट बीएफओ ऑफिसर हो गए। तो वो सारे एक चैनल के थ्रू काम करते हैं और उनका काम जो होता है, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, वो एक सिस्टमाटाइज्ड होता है। तो उनको स्कीम्स इंप्लीमेंट करनी ही करनी है। ठीक है, उनको हिस्ट्री के बारे में पता रहना पड़ेगा, उसके डिस्ट्रिक्ट के, उसकी ज्योग्राफी क्या है। ठीक है। और बिकॉज वो मनी से डील कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स पता होनी चाहिए, और साथ ही साथ बिकॉज वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसमें एथिक्स आना बहुत जरूरी है। तो मतलब जो भी आपने जीएस में पढ़ा पढ़ा है वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में, वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू से रिलेटेड ही है। और इंटरव्यू से रिलेटेड इसलिए बिकॉज करंट अफेयर्स आप लिंक करके उसको समझाएंगे। तो आपको ऐसा देखना है कि जो भी आप न्यूज करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, उसका जीएस का टॉपिक क्या है। क्या वो सोसाइटी से रिलेटेड है, क्या क्या सोशियोलॉजी से रिलेटेड है, क्या क्या वो उसका एक पॉलिटिकल एंगल है, क्या क्या उसका ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट है, क्या क्या उसका हिस्टोरिकल इम्पैक्ट। क्योंकि आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि अभी हाल ही में हमने इमरजेंसी के 50 साल, 50 साल हुए इमरजेंसी के, 25 जून को। तो क्यों सरकार उसको आगे बढ़ा रही है। ठीक है, क्यों हम 50 साल हो गए तो क्यों इम्पोर्टेंस है, इमरजेंसी क्या इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस है। तो मतलब ये जीएस में आपने पॉलिटी में कहीं ना कहीं पढ़ा है, बट वही चीज न्यूज में इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई बिकॉज उसको 50 साल हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि न्यूज में आप जो भी पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं आपके जनरल स्टडीज के सिलेबस से लिंक ही है। ठीक है। अब साक्षात्कार में उपयोग क्यों है, आप देखेंगे उत्तरों में सहायक। एक मिनट में मैं वीडियो चालू करता हूँ। सुजीत, वीडियो क्लियर आ रहा है क्या आपको? टैक्स में आ नहीं रहा है कुछ। वॉइस क्लियर है, मुझे आवाज नहीं आ रही है शायद। वॉइस तो क्लियर है, ठीक है। चलो मैं वीडियो कुछ टाइम के लिए बंद ही रखता हूँ। हम्म। तो उत्तरों में सहायक, साक्षात्कार में उपयोग, जैसे कि मैंने आपसे बात करी थी। दूसरी चीज, वर्तमान ट्रेंड पता चलता है कि हमारा आसपास में अभी हाल ही में फिलहाल में क्या हो रहा है। ठीक है। इसराइल ईरान युद्ध होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। ईरान धमकी देता है इसराइल को कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे। अब उससे इंडिया को, हमें, हम मध्य प्रदेश के निवासी है, हमारी कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, हमारी हमारी कोई समुद्री तट से सीमाएं नहीं है। ठीक है, हमारी ईरान से बॉर्डर नहीं लगती, हमारी इसराइल से बॉर्डर नहीं लगती। तो हम यहाँ जो बैठे हैं, हमें ऐसा क्या इम्पैक्ट होगा जो वहां पे युद्ध हो रहा है। तो इसी चीजों का आपको विश्लेषण इतने अच्छे से, इतने बारीक रूप से करना है कि आप जब ऑफिसर पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल वहां पे युद्ध होता है बिकॉज हम काफी इंपोर्ट करवाते हैं ऑयल का, तो ऑयल प्राइस बढ़ेगा, ऑयल प्राइस बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ने से हमारी कंजम्पशन कम होगा। तो कंजम्पशन कम होगा जो, तो हमारे गरीब रेखा के लोग हैं, वो अच्छे से खाना का नहीं खा पाएंगे। तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो ट्रैवल करने में उनको दिक्कत होगी। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेशन हमारा एक वेलफेयर स्टेट का काम है। एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जो स्कीम्स है, उन स्कीम्स को हम इम्प्लीमेंट करवाते हैं, चाहे वो गरीबी उन्मूलन के लिए हो, ठीक है, या दूसरी एजुकेशन के लिए हो। तो आप ये देखिए कि उस युद्ध के होने से कितना कुछ डीपर इम्पैक्ट हो रहा है और कितना एडमिनिस्ट्रेशन को सुचारू रूप से काम करना पड़ रहा है। तो ये आपको लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लानी है अपने एनालिसिस में, अपने थिंकिंग में, अपने आंसर्स में, कि आप कोई भी इंटरनेशनल इवेंट होता है, कोई भी नेशनल इवेंट होता है, कोई भी
करंट अफेयर्स आता है, तो उससे आपको क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। आपको ये सोचना है कि पहली बात तो आप एन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो आपको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी बात, आप एज अ सिटीजन है, नॉर्मल सिटीजन है, आप एज अ बेनिफिशियरी है, तो आपका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आज के बाद आप जब भी कोई एक न्यूज इवेंट देखेंगे, तो उसको इस एंगल से जरूर देखिए, ठीक है। बिकॉज अगर आप इस एंगल से देखेंगे तो आप एज एन अपडेटेड ऑफिसर समझ में आएंगे, और जब आप इंटरव्यूअर के सामने जाएंगे, अपने आंसर्स में आप करंट अफेयर्स का टच देंगे, या फिर अपने आंसर्स में बताएंगे कि हम इतना करंट अफेयर्स जानते हैं, तो उनको ये लगेगा कि आप अब्रेस्ट हैं अपने करंट हैपनिंग से, अपने आजू बाजू की हैपनिंग से, जिससे कि आप एक अच्छे प्रशासक बनने के योग उनको समझ में आएंगे, ठीक है। दूसरा है, क्या क्या चीज है, स्कीम्स, ठीक है। पेपर में क्या क्या आता है। पेपर में मैंने जैसे बताया कि जो हमें इररेलेवेंट चीज है, जो कि बहुत ही स्पॉन्टेनियस चीज है, जो बहुत ही लगातार आते जा रही है, ठीक है, उस पर हमें ध्यान देना है। और उनमें से एक होती है गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम्स, अभी जैसे राइज कॉन्क्लेव होने वाला है, ठीक है। अभी इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुआ है हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे, ठीक है। अभी हाल ही में इंडियन इकोनॉमी फोर्थ पोजीशन पे आ गई है। तो ऐसी कौन सी स्कीम्स थी जिससे इंडियन इकोनॉमी फोर्थ पोजीशन पे आई, और उनका किस तरीके से जमीनी स्तर पे इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। तो ये चीज जब आप जानेंगे, तो आप ये समझेंगे कि करंट करंट अफेयर्स जो भी आ रहे हैं, और आप एन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप अपडेटेड भी हैं, और आप गवर्नमेंट स्कीम्स हो जो कि जीएस का भी पार्ट है, उन सबको लिंक करके इंटरनेशनल, नेशनल, मध्य प्रदेश के लेवल पे क्या ला रहे हैं, क्या हो रहा है, और आपको क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखेंगे, दो चीज से इम्पैक्ट कर रहा है, आप एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप एज अ सिटीजन, एज अ बेनिफिशियरी। तो इन सब सारे पॉइंट्स को जब आप ध्यान में रखेंगे, तो ये साक्षात्कार में करंट अफेयर्स को इम्पोर्टेंट बना देगा, ठीक है। अब कैसे और कितना पढ़ें, तो देखिए, सबसे अच्छा पहले तो तरीका है, आप सुबह उठिए, कोई भी अच्छा अखबार, जनरली दैनिक भास्कर होता है, दैनिक जागरण होता है, दैनिक जागरण थोड़ा और डीपर होता है। और जो लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो गया, हिंदू हो गया, एक्सेट्रा, दूसरे अखबार है, ये काफी अच्छे अखबार है, इनका लैंग्वेज भी काफी अच्छा रहता है, कंटेंट भी काफी अच्छा रहता है। तो आपको बेसिकली स्टार्टिंग में आप सुबह उठेंगे, आप रिवाइज कीजिए जो आपने एक दिन पहले पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद आप न्यूज़पेपर लीजिए, और सिर्फ आधा घंटा बैठिए अभी स्टार्टिंग में, बिकॉज अभी टाइम है इंटरव्यू को थोड़ा, जिनका लेट है और जिनका पास में है वो थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे न्यूज़पेपर को। वो 1 से 1.5 घंटा टाइम देंगे, और बारीक से बारीक चीज देखिए जो जीएस से हम लिंक कर पा रहे हैं, जो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हमें लगता है इंपॉर्टेंट होगी, हमें इम्पैक्ट करेंगी, उसे हमें देखना है। तो जीएस में पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे एस्पेक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई। तो इस एप्स, इन सब फैक्टर्स को आपको ध्यान रखते हुए न्यूज़पेपर को पढ़ना है। और उसके बाद जब आप पढ़ेंगे, तो साथ ही साथ अपने जितने भी फेलो एस्पिरेंट्स हो गए, आपके साथी दोस्त हो गए, इवन आपके पेरेंट्स हो गए, उनके साथ आप बैठ के चर्चा कीजिए। बिकॉज आप चर्चा करेंगे तो आपके व्यू पॉइंट्स आएंगे सामने, आप खुद कैसे समझ रहे हैं। अब देखिए, इंटरव्यू में दो चीज होती है, एक जो आप पढ़ के गए हैं, और जो सभी ने पढ़ा है, वो चीज। तो अगर किसी से पूछेंगे, अच्छा बताइए इसराइल ने ईरान पे हमला क्यों किया, तो आप सीधे 4-5 पॉइंट बताएंगे जो आपने पढ़ लिया है। और दूसरी जो चीज ये होगी कि जो आपका नॉवेल्टी के साथ आपका खुद का ओरिजिनल आइडिया है, जो आपने समझा है, जो आपने रेगुलर डिस्कशंस के साथ, दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, गुरुज के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ नॉर्मल कन्वर्सेशन किया है, और आपको समझ में आया कि ये भाई हो क्यों रहा था। तो आप जब डेली डिस्कशन करेंगे, और आपका एक नॉवल आइडिया आएगा, तो इंटरव्यूअर जब सामने देखेंगे आप आंसर दे रहे हैं, तो उनको ये भी समझ में आएगा कि अच्छा, ये एक नया एंगल दे रहे हैं आंसर, तो उनको नॉवेल्टी दिखेगी। तो वहां पे आप एक एक्स्ट्रा एज लेके जाएंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि डिस्कशन, आप एटलीस्ट आधा घंटा शाम को आप एक टाइम डिसाइड कर लीजिए। आज हमारे पास इतने सारे ऐप्स है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, जिससे हम इंटरनेट के थ्रू रियल टाइम में कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम ये जूम मीटिंग कर रहे हैं, तो आप मीटिंग्स कीजिए, और डेली टाइम निकालिए, आधा घंटा से 1 घंटा डिस्कशन का, आधा घंटा से 1 घंटा आप न्यूज़पेपर पढ़िएगा। और उसके बाद जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, आपको लगा है इन इन फैक्टर्स में, जो मैंने फैक्टर्स आपको समझाए थे, उन इन फैक्टर्स पे आपको लगता है इंपॉर्टेंट थे, और उसका आपको डिस्कशन करना है दोस्तों के साथ। और
जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर से आपको करंट मिलता से फैक्ट मिलते हैं, आपको स्कीम्स मिलती है, उनके आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, ताकि आप एटलीस्ट जब इंटरव्यू देने जाएं तो उसके एक हफ्ते पहले आप रिवाइज कर सकें। बहुत लोग रिवाइज नहीं करते हैं, और आप बात मानिए, रिवीजन ना करने से बहुत चीजें भी होती है, नेगेटिव भी जाता है, आपको उस टाइम याद नहीं होता। फॉर एग्जांपल मेरे यूपीएससी के अभी इंटरव्यू में मेरे से पूछी गई थी बहुत सारी एमपी से रिलेटेड चीजें, बहुत ही बेसिक थी, लेकिन वो करंट में चल रही थी, तो मैं आधे ही बता पाया था उनको, और कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट भी हुई है मार्क्स। ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि प्रशासन में उपयोग क्या होती है, कैसी केस स्टडीज हैं, जैसे आप ये देखेंगे बंगाल के स्कूल में हर बच्चे के लिए एक गुल्लक है, ये बन गया माँ का बचत खाता। तो ऐसे नॉवेल चीजें आपके सोसाइटी में हो रही है। ठीक है, हम कम्युनिटी अप्रोच देख रहे हैं यहाँ पे कि आप कैसे कम्युनिटी अप्रोच के थ्रू काम कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक देखेंगे कि पुलिस में कि एक ट्रस्ट का ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं हम एफआईआर में। ठीक है, जिससे आप रियल टाइम देख सकते हैं कि आपकी एफआईआर कहाँ तक पहुंची है। तो ये सिंपल एफर्ट है किसी सिविल सर्वेंट का। ठीक है, तो इससे कैसे पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एफिशिएंट बन रही है, ट्रांसपेरेंट बन रही है, और इससे जो हमारे बेनिफिशियरी है उनको मदद मिल रही है। तीसरी चीज आप देखेंगे, ये गांव के 17 साल का छात्रा जिसने कृषि बोर्ड बनाया है। अब इसने क्यों ये बनाया था, इससे कैसे मदद मिल रही है किसानों को, बाकी दूसरों को। तो ये कुछ ऐसी केस स्टडीज हैं जिससे हमें पता लगता है कि जो सोसाइटी में काम हो रहा है, दैट इज गोइंग टुवर्ड्स मोर गुड गवर्नेंस। तो उससे आपको ये समझ में आएगा कि इस तरीके के केस स्टडीज आप अपने आंसर में किस तरीके यूज कर सकते हैं, जिससे कि इंटरव्यू को पता चलेगा कि आप सिर्फ किताबी ज्ञान के पास से नहीं जा रहे हैं, आप रियल टाइम में, आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे हैं कि कैसे चीजें इंप्रूव हो रही हैं, कैसे कलेक्टिव एफर्ट से चीजें अच्छी हो रही हैं। और आप एन एडमिनिस्ट्रेटर, एक एंगल होता है कि आप खुद लीड कैसे करेंगे, एक ऐसे होता है लीड थ्रू एग्जाम्पल्स, आप किस तरीके के एग्जाम्पल सेट करेंगे जिससे कि सोसाइटी में एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तीसरी चीज, आप कम्युनिटी को कैसे एंगेज करेंगे, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आपके पास इतनी शक्तियां नहीं रहती, आपको क्या लगता है कि आप बहुत कुछ कर लेंगे, आपको क्या लगता है कि आप हमारे जितना भी पॉपुलेशन है उसको लिटरेट कर देंगे, या सबको 100% एजुकेशन दे देंगे सारे बच्चों को। ठीक है, तो हमें इंटरव्यू में एज एन आइडियलिस्टिक साउंड नहीं होना है, हमें इंटरव्यू में एज अ प्रैक्टिकल, एज अ प्रैग्मेटिक एस्पिरेंट साउंड होना है, जिससे उनको समझ में आएगा कि ये जो भी इसको दायित्व दिए जाएंगे, उनको जमीनी स्तर पे अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएगा। और बिकॉज मेरा काफी एक्सपीरियंस भी रहा है, इवन एनजीओ से मैं जुड़ा था, गवर्नमेंट साइड भी रहा हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर में भी रहा हूँ, मैं टेक सेक्टर में, तो मैंने सारे पहलू देखे हैं। और कहीं ना कहीं जब आप जमीनी स्तर की नॉलेज रखते हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग ही समझ में आता है, जिससे आप बात करते हैं। ठीक है, जिस जिस तरीके का आपका ग्रोथ होता है, तो आपको ये केस स्टडीज, ये एग्जाम्पल्स जो आपको लगते हैं, आप ये ओपिनियंस देखते हैं जो कि सोसाइटी लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे रियल टाइम में हो रहे हैं। ठीक है, आप जब स्कीम्स से रिलेट करेंगे और कुछ इम्पैक्ट ला रहे हैं, तो इससे आपके आंसर्स और एनरिच होंगे। ठीक है। दूसरी चीज मैंने स्कीम्स बताई थी। ठीक है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये पेपर में आज ही का अखबार है, ये राइज का शुभारंभ होगा। ठीक है, रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव। अब ये कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है, कौन सी डिपार्टमेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, जिस तरीके से 2012 करोड़ से अधिक लागत में हम औद्योगिक इकाइयों और क्लस्टर बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में किस तरीके से, कौन से सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, कृषि हो गया, और बाकी जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया। तो ये जो स्कीम्स न्यूज में आ रही है, आपको इसके बारे में, जिस तरीके से आपने प्री में पढ़ाई की थी कि स्टार्ट डेट क्या है, लॉन्च डेट क्या है, ठीक है, इसके कितने फैक्टर्स हैं, ये सब तो पढ़ना है, लेकिन वही फिर से आपको मेंस लेवल पे जाना पड़ेगा एनालिसिस का, कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या ड्रॉबैक्स है, इसका क्या आपको लगता है कि वे फॉरवर्ड होना चाहिए, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इससे क्या क्या चीजें में इम्पैक्ट होगा। तो जो भी ये स्कीम्स आ रही हैं, आपको इस तरीके से पढ़ना होगा कि जैसे आप एक जीएस आंसर लिख रहे हैं, और उसी तरीके के आपके नोट्स भी होने चाहिए। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको डिवाइड किया था कि कुछ न्यूज आइटम्स पॉलिटी के होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होंगे। ठीक है, कुछ न्यूज आइटम्स इकोनॉमी के होंगे,
कुछ सिक्योरिटी इश्यूज के होंगे, कुछ साइंस एंड टेक के होंगे, कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के होंगे। तो अभी तक आप समझ गए हैं कि क्या क्यों इम्पोर्टेंस है न्यूज न्यूज पढ़ना, करंट अफेयर्स पढ़ना। ठीक है, किस तरीके से पढ़ना है ये आप समझ गए हैं, किस तरीके से हमें यूज करना है ये आप समझ गए हैं, किस तरीके से डिस्कशन करना है, किस तरीके से अपने आंसर्स में इनको लाना है ये आप समझ गए। ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था, बिकॉज मैंने अधिकतर कैंडिडेट्स को देखा है, वो इस एस्पेक्ट को छोड़ देते हैं और वो जस्ट न्यूज़पेपर लेते हैं, बैठते हैं और एक सिरे से पढ़ना चालू करते हैं, पहले पेज से आखिर पेज में जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स की न्यूज, जिसकी हॉबी स्पोर्ट्स है वो सिर्फ हॉबी ही पढ़ते रहता है, स्पोर्ट्स के पढ़ते रहते हैं। ठीक है, मैंने एक और चीज इसमें ऐड नहीं की थी कि जिन जिन की हॉबी स्पोर्ट्स की है, तो स्पोर्ट्स में कोई ना कोई इवेंट होता ही होता है। जैसे अभी हाल ही में हमने देखा था, शायद 10 साल के बच्चे ने कार्लसन को ड्रॉ करवाया था एक इवेंट में। ठीक है, अभी हाल ही में हमने चेस में फिर से एक रिकॉर्ड प्रगनन ने रिकॉर्ड सेट किया है। ये सारी चीज जो हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर्स में हो रही है, अभी हमारा टेस्ट मैच हो रहा है, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट हो रहा है, स्पोर्ट्स में जो भी आप करंट में देख रहे हैं जिनकी स्पोर्ट्स हॉबी है, चाहे वो क्रिकेट ना भी हो या चेस ना भी हो या दूसरी हॉबी हो, तो वो इन सभी स्पोर्ट्स की हॉबी को भी, जो लास्ट सेकंड लास्ट पेज होते हैं न्यूज़पेपर को, उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बिकॉज कभी कभी बहुत बारीक चीज पूछ लेते हैं कि कितना स्कोर था। अच्छा, उसके बाद वो फिर वो किस पे जाता है, बेसिक्स पे, कि अच्छा बॉल को स्पिन करवा रहे हैं तो कौन सी फोर्स लग रही है, क्यों, किस फोर्स के थ्रू, कौन से प्रिंसिपल के थ्रू बॉल स्पिन होती है। तो उसके बाद ये माइन्यूट बेसिक्स पे आप चले जाते हैं न्यूज इवेंट। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके से बोला आपको न्यूज़पेपर पढ़ना। ठीक है, अब इतना आप समझ गए, अब हमें ये देखना है कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो मैंने जस्ट लिस्ट आउट किया है कुछ कुछ चीजें यहाँ पे, पॉलिटी और सेक्टर वाइज। मैं कुछ पॉइंट्स लूंगा जो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम और अच्छे से पढ़ के नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पदोन्नति नीति की बात हुई है, पदोन्नति की बातें चल रही है। बिकॉज आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये चीज से अब्रेस्ट रहें कि ये पदोन्नति नीति और कैबिनेट की मीटिंग्स क्या चल रही है। ठीक है, अभी कल, जहाँ तक कल ही एक मीटिंग हुई थी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की अध्यक्षता में बैठक ली थी और इसको अप्रूव भी किया था कि पदोन्नति की जरूरत है। और अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, अब देखिए, पहले तो हिस्ट्री, पहला एंगल हमेशा हिस्ट्री एंगल आता है, हिस्टोरिकल एंगल आता है, कॉन्टेक्चुअल एंगल आता है, स्पेशल एंगल होता है कि पहले से क्या क्या हुआ हुआ है। तो जब भी आप न्यूज पढ़ते हैं उसका एक स्पेशल एंगल देखिए, उसका एक कंटेक्चुअल एंगल देखिए कि हमारा कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट तो हमने पढ़ लिया कि कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उसको यस दिया है, ये हमारा कंटेक्स्ट हो गया। उसके बाद टेम्पोरल एंगल या फिर टाइम एंगल, हिस्टोरिकल एंगल क्या है कि 9 सालों से पदोन्नति प्रक्रिया रुकी हुई थी। ठीक है, इससे कितने 2 से 4 लाख अधिकारियों की जो सर्विस है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो ये एक हिस्टोरिकल एंगल हो गया। ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या होंगे, आप जैसे देख रहे हैं कि किन क्लास को, किन श्रेणियों को ये इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें और क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, जैसे मेरिट और वरिष्ठता का एक मॉडल आ गया। ठीक है, उसके बाद जो भी फैक्ट्स आ गए, फैक्ट्स फिगर्स आ गए। अब एनालिसिस में क्या होगा कि भाई इसमें चैलेंजेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट क्या रहे हैं, हाई कोर्ट के वर्डिक्ट क्या रहे हैं। जैसे मैंने एम नागरेश केस लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में क्या बताया था। ठीक है, आपने ये केसेस देख लिए, आपने पॉजिटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन इसलिए बिकॉज जब इंटरव्यू आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताइए क्या चल रहा है, इंटरव्यू ये पूछेगा आपसे कि आपका क्या मत है इस पे, आपको क्या लगता है इससे क्या बेनिफिट होगा सभी को। तो हमें अपना व्यू बनाना है हर एक टॉपिक पे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है अपना। न्यूज़पेपर पढ़ना, जस्ट स्किम थ्रू करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको पढ़ के एनालाइज करके हमारा क्या मत बन रहा है उसके ऊपर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम, और हमारा मत किस तरीके का होगा, देखिए, बिकॉज हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हम एक पॉजिटिव माइंडसेट से जाएंगे। तो कोई भी चीज हो रही है, हम हमें उसको एज ए पॉजिटिव आउटलुक से देखना है। बिकॉज हम सरकार की वॉइस रहेंगे, हम सरकार के निर्देशों को पालन करेंगे। ठीक है, तो हमें किस तरीके से उन निर्देशों को विश्लेषण करके जमीनी स्तर पर पालन करना है। तो हमारा निष्कर्ष भी जब हम एज एन कैंडिडेट अपीयर होंगे उस तरीके का होना चाहिए, जो कि एक पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव माइंडसेट बतलाता है इंटरव्यू पे।
हाँ, कहीं आपको लगता है कि चीजें मुझे ये चीज सही नहीं लग रही है, तो आप एक अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं। बट मेरे जितने एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसको एक सटल वे में बताइएगा। अगर आपका एक नेगेटिव व्यू पॉइंट है, तो इसमें हम निष्कर्ष में क्या कह सकते हैं कि जो ये पदोन्नति नीति है, ठीक है, जो प्रक्रिया रुकी हुई थी, इसको एक गति देगी वो, ठीक है। हमें वेलफेयर सेक्शन, जो वीकर सेक्शन है, उनको प्राथमिकता मिलेगी, ठीक है। डीपीसी जो डिपार्टमेंटल कमेटी होती है, उसका रोल आएगा, ठीक है। वेतन का जो भी इशू है, कर्मचारी जो भी विरोध कर रहे थे, इन सब के जो भी बिंदु हैं, उसको हम अ, ले सकेंगे हमारे डिबेट्स में जो आगे वाले होंगे, ठीक है। और ये इम्पैक्ट ये करेगा कि जिस तरीके से हमने लिखा है, स्वच्छ, पारदर्शी और न्याय संगत तरीके से इसको लागू करें। तो ये बहुत ही मेच्योर लैंग्वेज है, ठीक है। आप इसको बताएंगे तो इंटरव्यू को लगेगा कि आपने बहुत अच्छे से समझा है इस चीज को, और एक आप मेच्योर आंसर दे रहे हैं। ये नहीं बोलेंगे हाँ सर ठीक है सर, अच्छा लगेगा सर, इम्प्लीमेंट होने चाहिए सर, नहीं सर मुझे बेकार लग रही है। तो आपके आंसर्स में वेट होना चाहिए, और वेट, कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज कीजिए जिससे आपके आंसर्स में वेट आए, ठीक है। यही चीज मैं आपको बताना चाहता था कि किस तरीके से आपको करंट अफेयर्स देखना है और आगे पढ़ना है, ठीक है। ये एक और चल रहा है, जातिगत जनगणना की बात चल रही है, ठीक है। तो जनगणना का मतलब क्या हुआ कि एक सिस्टमैटिक कलेक्शन डेटा होगा कास्ट आइडेंटिटीज के ऊपर, ठीक है। उसके बाद किन किन लोगों का जिन सेंसस देखेंगे, ये फैक्चुअल डिटेल्स है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको हर एक टॉपिक पे देखनी है, बिकॉज अगर आप नहीं देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आप अपने आंसर्स का बेस नहीं बना पाएंगे, ठीक है। ये फैक्चुअल चीज है कि भाई इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं था, बट ये आर्टिकल 340 के अंतर्गत इनहेरेंट थी, ठीक है। 246 सेंसस की बात करता है कि इसका सब्जेक्ट है, तो ये फैक्चुअल डिटेल्स होगी, तो ये सारी चीजें भी हमें ध्यान में देनी है अपने आंसर्स में, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे अब इसकी जरूरत क्यों है, क्यों कहाँ सेंसस ला रहे हैं, ठीक है। डेटा यूज कर पाएंगे ताकि हमारी जो अफर्मेटिव एक्शन है, जो हमारा आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है ना, राइट टू इक्वालिटी है, अब हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसको हम असली लेवल पे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे, ठीक है। बिहार का कास्ट सेंसस था, जिस तरह से हमने बताया जाता कि 63% ओबीसी और ईबीसी का पॉपुलेशन था। मतलब इतने पॉपुलेशन की जो भी स्कीम्स आ रही थी, वो वन साइज फिट्स फॉर ऑल स्कीम्स आ रही थी। बट बिकॉज कास्ट विद इन कास्ट कुछ ऐसी कम्युनिटीज है जिनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला, तो उन तक स्कीम्स नहीं पहुंची गई, उन तक बेनिफिट्स नहीं पहुंच गए, तो उनको हम टारगेटेड डेटा ड्रिवन तरीके से गवर्नेंस के थ्रू उन तक पहुंचाएंगे, ठीक है। और हमारे पास एक संवैधानिक मैंडेट भी है, आर्टिकल 15 है हमारे पास जो कहता है ये चीज, ठीक है। हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें सामाजिक न्याय लाना है, ठीक है। युक्तिकरण जिस तरह का आपसे बताते हैं कि न्याय संगत लाभ वितरण होगा, ये अक्रॉस डाउन द लाइन जो भी कम्युनिटीज हैं उनको, ठीक है। लेकिन आपने ये पॉजिटिव पढ़ लिया, आपने जरूरत क्या है कास्ट सेंसस की देख ली, ठीक है। उसके साथ साथ लेकिन दिक्कतें भी कुछ होंगी, कुछ नेगेटिव भी होंगे, जैसे वोट बैंक पॉलिटिक्स बढ़ सकती है, ठीक है। जैसे मानकीकृत जाति सूचनाओं का अभाव, हमारे पास डेटा नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। हमारे पास इंटीग्रेटेड डेटा ही नहीं है। अब उसके बाद ये भी हो सकता है कि जो हमारा पॉलिटिशियंस है वो हो सकता है कि विभाजन करें जातियों में, और एक डिवाइड लाएं कि कास्ट, एक कास्ट अलग होगी, दूसरी कास्ट अलग होगी, जस्ट टू गेन द वोट्स। तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया। अब हमें एक बैलेंस व्यू पॉइंट लेना है, तो हमारा वे फॉरवर्ड क्या होगा, ठीक है। वे फॉरवर्ड शुड बी पॉजिटिव, कि भाई संवैधानिक मान्यता का उपयोग करेंगे, का यूज करें, ठीक है। दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छे वे में यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यद्यपि ये सामाजिक न्याय का वादा करता है, लेकिन इसकी सफलता पद्धतिगत अखंडता और गैर राजनीतिक उपयोग पर निर्भर करेगी। मतलब हम ये भी बता रहे हैं कि ठीक है, जरूरत भी है, चैलेंजेस भी है, और ये डिपेंड करता है कि हाउ यू इम्प्लीमेंट द स्कीम। तो ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हमें पॉजिटिव वे में हमारे आंसर्स लाने हैं, हमारे आंसर में डेटा है, हमारे आंसर में हिस्टोरिकल कंटेंट है, हमारे प्रिपरेशन में सारी चीजें। तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स जो भी आ रहे हैं उनका सारांश लिखना है। उनको आपको देखना है कि हमारे सारे एस्पेक्ट्स हम कवर कर पा रहे हैं कि नहीं। अब ये तीसरा पॉइंट है नक्सलिज्म से रिलेटेड। हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑनरेबल शाह जी ने ये कहा है कि हमें एक टारगेटेड डेट तक 2026 में नक्सल मुक्त भारत अभियान चलाना है और खत्म करना है नक्सलिज्म, ठीक है। बिकॉज हम
और बहुत अच्छी लाइन है कि हम रेड कॉरिडोर से ग्रोथ कॉरिडोर की तरफ चलेंगे। तो मेंस में आप ये यूज कर चुके हैं, ठीक है। आप ये आंसर्स आप इंटरव्यू में भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें एमपी का एक लीड रोल है, बिकॉज बालाघाट, हम जानते हैं कि बालाघाट इफेक्टिव रीजन है नक्सलिज्म के थ्रू, ठीक है। अब किस तरीके का ट्रेंड रहा है मध्य प्रदेश में या फिर पूरे ओवरऑल इंडिया में, तो ये पूरा डेटा है, ये डेटा आपके एनालिसिस के लिए। और आप चिंता मत कीजिए, ये मैं पीपीटी आपको शेयर भी करूंगा ग्रुप पे, ठीक है। अब डेटा बेस्ड एनालिसिस राइट में देख रहे हैं आप कि कितने हमारे एलडब्ल्यू वॉलेंस कम हुए हैं। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में, अब ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि हाल ही में जून में बालाघाट, 14 जून में बालाघाट में एनकाउंटर हुआ है, ठीक है। 3 नक्सलियों को मार गिराया। उसके बाद 15 जून को ये आप देखेंगे कि एक और ऑपरेशन भी किया गया था, जिसमें 3 महिला सहित 4 नक्सलियों को मार गिराया था। तो जो लोग बालाघाट से, मंडला से, जबलपुर के साइड से, डिंडौरी से, तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप अपने रीजन के हिसाब से भी देखिए कि आपके रीजन में, जैसे महाकौशल क्षेत्र हो गया, ठीक है, रीवा क्षेत्र हो गया, ठीक है, मालवा क्षेत्र हो गया, भिंड मुरैना का क्षेत्र, चंबल क्षेत्र हो गया, तो क्षेत्र वाइज क्या न्यूज आ रही है, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैंने क्या बताया था पहले, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये चारों लेवल पे आपको न्यूज को तोड़ के रखना है और उस हिसाब से अपने नोट्स बनाने हैं। तो आप कभी इंटरव्यू में पहुंचते हो तो कोई बालाघाट का, उनसे सीधे ये क्वेश्चन पूछ ले कि आपको क्या लगता है इनकाउंटर से मदद मिल रही है क्या, कि नहीं मिल रही है, और आप बोले सर मुझे पता नहीं, तो ये बहुत ही ग्रेव मिसकंसेप्शन दे देंगे आप इंटरव्यूअर को कि आपको पता नहीं है। इतनी इंपॉर्टेंट बात, बिकॉज आपके जिले से रिलेटेड है, ठीक है। ये बेसिक चीजें थे कि भाई 2025 में हाईएस्ट नंबर ऑफ नक्सलाइट्स को हमने न्यूट्रलाइज किया गया है, ठीक है। कौन कौन से क्षेत्र हैं बालाघाट में जहाँ पे, और किन किन लोगों को हमने एनकाउंटर किया, उनके नाम, कभी कभी नाम भी पूछ लेते हैं, ठीक है, कितने, ये हमारा ट्रेंड रहा है, ठीक है। अब गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट ने क्या क्या इसमें एफर्ट्स लिए हैं, जैसे हॉटपोस्ट बनाई है, ठीक है, एसपीओ बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट की समाधान डॉक्ट्रिन ने उसके साथ काम किया है, सरेंडर कम रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है। तो ये सारी चीजें काम की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो आपको पता है कि न्यूज इवेंट हुई, उसके प्रोज क्या थे, कॉन्स क्या थे, गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट लिए हैं, या फिर हमने वे फॉरवर्ड क्या लिए हैं, ठीक है। अरे दूसरी एक और न्यूज है कि मिजोरम ने फर्स्ट फुल्ली लिटरेसी स्टेट का टाइटल अचीव कर लिया है 98.2% इसके साथ। जो और बेंचमार्क क्या होता है, कोई भी स्टेट को ये अचीव करने का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के हिसाब से 95%, ठीक है। तो न्यूज में अभी हाल ही में न्यूज में थी कि जो हमारे सीएम है, उनने ये अनाउंस किया था कि उल्लास के थ्रू, जैसे बोलते हैं न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, इसके थ्रू उन्होंने ये अचीव किया था। ये सारा लिटरेसी के बारे में लिखा हुआ है, एनईपी से कैसे लिंक्ड है, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या क्या चीज इसमें पढ़ना है, हमें अब इम्पोर्टेंट हो जाएगी कि एनईपी के बारे में हमें ए टू जेड चीजें पता होनी चाहिए। उसके प्रोज क्या है, उसके नेगेटिव्स क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है, उसका वे फॉरवर्ड क्या है, कि आप कैसे देखते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। आप अगर डीसी बनते हैं, आप इवन असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन बनते हैं, तो आप जब जाएंगे ग्राउंड पे, तो आप किस तरीके के इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। आपको क्या चेंजेस लाए, आप क्या चेंज लाएंगे। जैसे मैं जब अब यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था, तो उन्हें सीधे पूछा था कि आपको एनईपी में ऐसी कौन सी एक चीज लगती है कि आप अगर एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, तो मुझे उनने सीधे एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया था। तो क्या करेंगे एक चीज कि आप उसको चेंज चेंज करेंगे, या फिर आप बदलेंगे, या बदलेंगे, या फिर थोड़ा सा अमेंड करेंगे, या फिर आप कुछ नया लाएंगे। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स में न्यू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, ठीक है। लेकिन हमारा एनालिटिकल क्वेश्चन क्या था कि हमको एक पोजीशन दे दी गई है सिचुएशन बेस्ड, कि आप एज एजुकेशन मिनिस्टर है, आप एज एजुकेशन सेक्रेटरी हैं, आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे आप इंटरव्यू टेस्ट कर रहे हैं रियल गेम, ये है सिक्सर क्वेश्चन, जहाँ पे आपका एनालिसिस न्यूज को, जीएस को, करंट अफेयर्स को किस तरीके से आप देख रहे हैं, और एक अपना व्यू पॉइंट बना रहे हैं और फिर आंसर दे रहे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका रोल, आपके विश्लेषण का रोल। इसलिए आपको ये जो भी करंट अफेयर्स हो रहे हैं, उसको एज अ स्टेपिंग स्टोन समझना है, और उसके इर्द गिर्द सारे पॉइंट्स को देखना है और अपना व्यू पॉइंट बनाना है। मैं फिर से इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपको रेगुलरली इस तरीके से न्यूज पढ़नी है, ठीक है। और क्या क्या इसी न्यूज से क्या क्या और इम्पोर्टेंट होगी जो मिजोरम ने अचीव किया है, ये कैसे लाया उनने, ठीक है। अब केरला मॉडल जो हम सुनते थे एजुकेशन का, अब वो मॉडल क्या है, और मिजोरम का मॉडल क्या है, ठीक है।
अब उसके बाद जब हम ये दो स्टेट्स को कंपेयर करें तो मध्य प्रदेश का स्टेटस क्या है, ठीक है। अब नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एजुकेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं अभी तक, वो क्या क्या है, ठीक है। और इसके साथ साथ बेसिक्स लिटरेसी क्या होती है, सेंसस 2011 ने क्या कहा था, ठीक है। लिटरेसी एजुकेशन में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो हर स्टेट का एक डिफरेंट मैट्रिक क्यों है, इस तरीके से हम देखते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स, जो भी सारी चीजें हैं, वो क्या क्या फैक्ट्स है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में लिटरेसी में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इश्यूज हैं, ये सारी चीज आपको देखनी है। उसके बाद क्या क्या स्कीम्स लाई गई हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समग्र शिक्षा अभियान, पीएम श्री स्कूल हो गए, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, न्यूज तो सिर्फ मिजोरम की थी, लेकिन हमने कितने एंगल्स देख लिए, हमने कितने सारे एस्पेक्ट्स देख लिए, हमने बेसिक्स भी देख लिए, हमने स्कीम्स भी देख ली। तो आपको लगेगा कि हम सिर्फ एक न्यूज आइटम पढ़ रहे हैं, बट उसके आसपास इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं। आप, मुझे नहीं लगता शायद कोई पढ़ता होगा, और इस तरीके से तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ रहे होते हैं तो आने वाले जो आप, जब भी आपका इंटरव्यू है, तो आपके इंटरव्यू जिस दिन है उस दिन तक इस तरीके के अप्रोच रखेंगे। और अगर आप इस तरीके की अप्रोच रखेंगे तो अब मेरी बात मानिए, आपका जीएस भी रिवाइज होगा। और आपको जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आपको लगेगा कि ये रैंडम नहीं है। आप बोलेंगे अरे यार, कुछ लोग बोलते हैं यार बहुत ही रैंडम क्वेश्चन पूछे। नहीं, ऐसा नहीं है। न्यूज में जो चीज चल रही थी और उसका आपने एक पूरा 360 डिग्री एनालिसिस किया है कि नहीं किया है, वो इंपॉर्टेंट पड़ता है, ठीक है। ये एसडीजी है जो लिंक्ड है ठीक है। अब मैंने इमरजेंसी की बात बताई थी, मैं जिसको हम संविधान हत्या दिवस, भारत सरकार इसको, इसकी मुहिम चला रही है, ठीक है। अब इसमें फैक्चुअल डिटेल्स क्या होगी कि 25 जून 2025 को आपातकालीन की 50वीं वर्षगांठ है। ये कंटेक्चुअल डिटेल्स है, क्यों चलाई जा रही है, ठीक है, लिखा हुआ है। अब हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या था कि 25 जून 1975 को अब कौन से आर्टिकल का यूज करके ये लाया गया था, कि इसकी अवधि क्या थी, इस, ठीक है, ये फैक्चुअल डिटेल्स है। अब एनालिटिकल डिटेल्स में जाएंगे तो पता चलेगा इसके कारण क्या क्या है। एक था कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट, छात्र विरोध था। का जेपी नारायण जी का संपूर्ण क्रांति आई थी। उसके बाद इलाहाबाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का वर्डिक्ट भी था, जिसके थ्रू उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी को मना कर दिया था इलेक्शंस लड़ने से। तो ये सारे जो भी एस्पेक्ट्स है, ये कारण हो गए, एनालिसिस हो गया, ठीक है। और फैक्चुअल डिटेल्स और क्या अलग हो गई, इवेंट्स क्या हो गए कि आर्टिकल 358 359 को इन्वोक किया गया था, ठीक है। कितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स को डिटेन किया गया था। कभी कभी ये फैक्चुअल डिटेल्स भी पूछ लेते हैं, आपको लगेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी इंटरव्यूअर ये फैक्चुअल माइन्यूट डिटेल्स भी पूछ लेते हैं। अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं वो लोग कि उस समय जब ये इमरजेंसी लगी थी तो एमपी में डीजीपी कौन थे, ठीक है, एमपी के चीफ सेक्रेटरी कौन थे, सीएम कौन थे। तो ये बहुत आपको माइन्यूट डिटेल्स लगेगी, लेकिन ये लिंक केस से लिंक्ड है। तो आप 360 डिग्री अप्रोच रखेंगे तो आप ये अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद 42nd अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसकी सारी चीज, ये आपका जीएस का ही है, ठीक है। न्यूज जस्ट एक लाइन की आई थी कि 50th एनिवर्सरी, लेकिन आप देख रहे हैं आपके प्रिपरेशन किस तरीके से होगी, किस हिसाब से आपको जीएस को कवर करना होगा। अब उसके बाद इमरजेंसी तो हो गई, उसके बाद पोस्ट इमरजेंसी क्या चीज भी हुई थी। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था, कौन सी सरकार ने लाया गया था उस समय, कौन सीएम थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक कमीशन बैठी थी, कमीशन ने रिपोर्ट भी दी थी, तो कमीशन के रिपोर्ट की क्या आंसर, कि क्या वर्डिक्ट था, क्या उनके रिकमेंडेशंस थे, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉलिटी के जो अभी कुछ समय में न्यूज हुई है, मैंने उसका डिस्कशन किया है आपसे, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज डिस्कशन की है मैंने, कुछ ठीक है, बहुत बड़ी चीजें नहीं डिस्कशन करी है, और 360 डिग्री अप्रोच रखी है, ठीक है। अभी आप कमेंट्स में बताइए कि आपको किस तरीके से ये अप्रोच कैसी लगी है। मैं जानना चाहता हूँ, सभी को बताइए, जल्दी चैट में बताइए। मैं जानना चाहूंगा कि इस तरीके से आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट लगा, न्यूज़पेपर रेलिवेंट लगा, तो हम लोग आगे हमारे सेशन को लेके जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, चलो ग्रेट, ठीक है, मैं मिल गया, ठीक है। इकोनॉमी में, अब हम इकोनॉमी शिफ्ट करते हैं। देखिए, इकोनॉमी की ज्यादातर चीजें, फैक्चुअल चीजें जो बेसिक जीएस की होती है, वो ज्यादातर वही पूछी जाती है इंटरव्यूज में, और जो स्कीम्स आती है वही पूछी जाती है। अभी हाल ही फिलहाल में
जो लोग बीए किए हैं इकोनॉमिक्स से, तो ये देखिए आपके डैश में कहीं ना कहीं इकोनॉमी आ रहा है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आप इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो जैसे इंडियन इकोनॉमी की अभी हमने देखा है कि वो फोर्थ पोजीशन पे आ गई है। और ये कंटेक्स्ट देखिए, आप में देखेंगे सारे टॉपिक्स के पहले मैं कंटेक्स्ट लिखता हूँ। तो हमारा कंटेक्स्ट क्या था कि नीति आयोग की जो टेंथ गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई थी, तो हमारे जो सीईओ थे सुब्रमण्यम जी, उनने बताया था कि भारत ने जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त कर लिया गया। और हम बाद में जर्मनी को भी पीछे कर देंगे आने वाले 2028 तक। ठीक है, तो ये कंटेक्स्ट है। ठीक है, और कितनी की ये फैक्चुअल डिटेल्स है, और कौन आगे ये भी फैक्चुअल डिटेल्स है। ठीक है, लेकिन ये जो आप देखेंगे जो येलो बॉक्स में, ये है कोड। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है। तो आपने कंटेक्चुअल चीज देख ली, आपने हिस्टोरिकल एनालिसिस देख लिया, आपने फैक्चुअल एनालिसिस देख लिया, लेकिन आपको जीएस का क्या पढ़ना है, आपको ये सारी चीजें जीएस की पढ़नी है। ठीक है, और उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या रिफॉर्म्स लिए गए थे, ये एनालिसिस हो गया, विश्लेषण हो गया आपकी चीजों का, कि भाई 2004 से 2014 तक ये इवेंट्स हुए थे। ठीक है, मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हेल्पिंग सर्वे, ठीक है। हाँ, नोट्स तैयार करने हैं आपको, डेली बेसिस पे तैयार करने हैं। आप एक छोटी सी उसके लिए एक और डायरी बनाइए, या फिर एक नोटबुक बनाइए, और डेली आधा घंटा से 1 घंटा लिखिए जो भी न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है, जो भी न्यूज़ मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट लग रही है जीएस के दायरे से, इंटरव्यू के दायरे से, उसको लिखिए और पूरा 1 पेज का उसका नोट्स बनाइए। ठीक है, शॉर्ट में बनाइएगा, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, जस्ट 1 पेज। ठीक है, तो ये स्टेप्स क्या क्या लिए गए थे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सर्विसेज सेक्टर था हमारा। ठीक है, हमारे सर्विसेज आईटी ने ग्रोथ करवाई है, हमारी डिजिटल सर्विसेज थी, हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बड़ा। इकोनॉमिक सर्वे जो आया है उसने भी ये बात बताई है। ठीक है, हमने डिजिटल इकोनॉमी में बहुत ही एक्सपैंड किया है। गवर्नमेंट की स्कीम्स आई है जिन्होंने हमारे सेक्टर्स को इम्पैक्ट किया, जैसे पीएलआई स्कीम आई है, गति शक्ति है, मेक इन इंडिया थी, आत्मनिर्भर भारत स्कीम थी, अभियान था। ठीक है, तो ये सारे ड्राइवर्स थे हमारी इकोनॉमी के जो बूस्ट की। तो वो आपसे पूछ सकते, क्वेश्चन क्या आएगा। ठीक है, अच्छा हाल ही में भारत, पहले क्वेश्चन ये होगा कि भारत ने कौन सी पोजीशन प्राप्त करी। अच्छा, भारत ने, दूसरा क्वेश्चन होगा किसको पीछे गया। तीसरा क्या क्वेश्चन होगा कि भारत ने पीछे गया तो कैसे पीछे गया, तो ये रिफॉर्म्स हो गए। ठीक है, अच्छा आने वाले 10 साल में आप भारत को कहाँ देखते हैं, तो ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हो गई। ठीक है, अच्छा वो पूछेंगे कि आपको कुछ कमियां लगती हैं क्या, तो ये सारी कमियां होंगी कि इनक्वालिटी अभी भी है, जॉबलेस ग्रोथ अभी भी है, हमारे स्ट्रक्चरल वीकनेसेस अभी भी है, कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग आगे नहीं बढ़ पा रहा है, हम लोग आर&डी पे काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जो जियो पॉलिटिक्स हो रहे हैं, ठीक है, जो जो भी वॉर लाइक सिचुएशन वेस्ट एशिया में, तो वो हमारे एनर्जी सिक्योरिटी को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं, जिससे तेल के प्राइसेस, कंजम्पशन कम होगा, तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन होगा। तो ये एक 360 अप्रोच है जिसके थ्रू आप उस टॉपिक को एनालिसिस किए हैं। ठीक है, अब स्कीम्स, जैसे ये आज के पेपर में मैंने कोशिश की है कि आपके लिए आज का पेपर पढूं और आपको बता पाऊं कि आज के पेपर में क्या क्या ऐसी चीजें आई हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो चुकी है। मैंने पहले भी आज से 2-3 दिन के पेपर में, जैसे हमारे इसमें आई है कि क्रिसिल की रिपोर्ट की सीधे नकदी देने की स्कीमों में विकास का प्रभावित होगी। तो ये एक क्रिटिकल एनालिसिस है क्रिसिल का। क्रिसिल आप जानते होंगे कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि काम करती है भारत में भी, और रिपोर्ट्स देती है बैंक्स की, इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की, बाकी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की। तो उसने एक क्रिटिक लिखा है हमारी मध्य प्रदेश की, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जो महिलाओं के हित में काम करती है, लाडली बहना योजना। तो देखिए, अब आपका काम क्या है, आपको देखना है कि न्यूज में क्या बात की गई है। न्यूज में क्या बात करी है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट इसको 1 लाख करोड़ तक खर्च करने की बात करी। दूसरी चीज, क्योंकि ये कुछ समय पहले ही आई थी, तो कौन सी डेट को लॉन्च हुई। ठीक है, अब लॉन्च हुई तो ये महिलाओं को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है। तो हमारा काम क्या हो गया, अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी बताए कि लाडली बहना योजना के बारे में हमको किस तरीके से पढ़ना है। तो जल्दी चैट में लिखिए आप कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए हमें। सोर्सेज आप देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं ऑनलाइन जो प्रोवाइड करते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारी सारांश की टीम कोशिश करेगी कि एक डॉक्यूमेंट भी लाएं जिसमें जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जैसे मैंने कुछ आपको बता दिए गए, उसका एक ब्रीफ एनालिसिस हो जिससे आपको हेल्प कर पाए। तो मैं इंटरव्यू के लिए कोशिश करता हूँ कि वो डॉक्यूमेंट बना पाऊँ।
मुझे समय की बड़ी कुछ कमी रहती है यहाँ पे, तो मैं इसलिए आपको प्रोएक्टिवली प्रोवाइड नहीं कर पाते। हमारी टीम अभी प्रोएक्टिवली प्रोवाइड नहीं कर पा रही, ललित सर भी व्यस्त है ट्रेनिंग में। तो लेकिन आने वाले 1-2 सप्ताह में मैं कोशिश करता हूँ इंटरव्यू के पहले कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट आ जाए आपको, ठीक है। तो लाडली बहन में फैक्चुअल नॉलेज की इट्स पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स, ये ऐसे ही पढ़ना, ठीक है। और मुझे और कमेंट्स चाहिए, जल्दी लिखिए। तो देश लाभ, ठीक है। स्टेक होल्डर्स गुड, ओके, ठीक है। और जल्दी लिखिए, मैं चाहता हूँ सभी लिखें इस पे। रोल एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, पॉजिटिव है, ठीक है, गुड। हाउ टू इम्प्रूव इम्पैक्ट, ठीक है, ये भी अच्छा है, ठीक है। सो रेवेन्यू पर इम्पैक्ट, बहुत अच्छी बात है। स्टार्ट विजन इम्पैक्ट, ठीक है। मतलब आप लोग आप समझ रहे हैं, ठीक है, आप लोग आप समझ रहे हैं, मैं इससे देख पा रहा हूँ कि न्यूज पेपर में या फिर करंट अफेयर्स जो भी आ रहा है तो उसको किस हिसाब से पढ़ना है। गुड। हाउ टू, देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है वशिष्ठ ने कि इफेक्ट ऑन ग्राउंड एंड हाउ टू इम्प्रूव इट। आप देखते हैं कि अब कोई भी जिले में रहते हैं, आसपास कहीं ना कहीं आपको लाडला बहन की हितग्राही मिल जाएंगे। आप उनसे बात कीजिए कि आप वो उस पैसों का क्या करती हैं, आप वो 150 रुपये 1,500 रुपये का क्या करती हैं, आप 3,000 उस पैसों का क्या करती हैं। तो वो आपको ग्राउंड रियलिटी बता देंगी। और यही नॉवेल्टी, आप कैसे बोले, आप ये नहीं बोलेंगे, कभी कभी आपके आंसर बहुत रिडंडेंट जाते हैं कि आप बोलेंगे सर मैंने ये इम्पैक्ट करेगी, उनको देना अच्छा नहीं, बिकॉज उनके जो पति देव होते हैं, वो पति जी होते हैं, वही पैसे ले लेते हैं या फिर उनको सही से उपयोग नहीं कर पाती है। लेकिन आप अपना टच कैसे लाएंगे, आप बोलेंगे सर मेरे जिले में मैंने हितग्राहियों से बात करके देखी थी, कुछ मेरे घर के आसपास ही रहते हैं, मैंने या फिर कभी बाहर गया तो मैंने बात करके देखा, तो मुझे ये समझ में आया कि ये चीजें कमियां हैं, ये चीजें अच्छी हैं, अच्छाई हैं। तो ये एक बहुत ही नोवेल अप्रोच उनको लगेगी कि आप रियलिटी में उस स्कीम को जी रहे हैं, आसपास देख रहे हैं और अपना एक फीडबैक दे पा रहे हैं। तो इससे पता चलेगा आप कितने कितने उत्सुक है एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये वुमेन रिलेटेड, महिला रिलेटेड स्कीम्स हो गई, तो इसी तरीके से पेपर में जो भी स्कीम्स आती, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, चाहे SC ST OBC या जो भी वीकर सेक्शन से रिलेटेड हो, वृद्धजनों से रिलेटेड हो, दिव्यांगजनों से रिलेटेड हो, तो आपको पेपर में जो भी स्कीम्स आती है आप उनको कैटेगराइज कीजिए। आप एक नोटबुक बनाइए, वुमेन रिलेटेड स्कीम्स, बच्चों चिल्ड्रन रिलेटेड स्कीम्स हो गई, ठीक है, SC ST रिलेटेड स्कीम्स हो गई, वृद्धजन रिलेटेड स्कीम्स हो गई, दिव्यांगजन रिलेटेड स्कीम्स हो गई। तो जो भी इनकी स्कीम्स आ रही हैं पेपर में और करंट में जो आपने मेंस में पढ़ी है, आपने मेंस में नोट्स बनाए हुए, तो उन्हीं नोट्स को रिवाइज कीजिए, उन्हीं स्कीम्स को। और बात मानिए, स्कीम्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये गवर्नमेंट का चेहरा होती है। स्कीम्स आर द रियल मिरर ऑफ गवर्नमेंट। वो बताती है कि गवर्नमेंट जो वर्क कर रही है वो किस रूप में कर रही है इस स्कीम्स को लाकर, ठीक है, चाहे राइस हो गई या इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स हो गए, ठीक है। तो इससे गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो आपको पता चलता है सामने लेवल पे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप न्यूज़पेपर से, करंट अफेयर से स्कीम्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अब साइंस एंड टेक्स रिलेटेड, ये जस्ट बहुत ही रिसेंट न्यूज है कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने ISS के लिए Axiom 4 में स्पेस मिशन में गए हैं और सेकंड इंडियन इन स्पेस हो गए, ठीक है। तो कितने सालों बाद, ये फैक्चुअल डिटेल्स हो गई, 41 साल 2 महीने 22 दिन के बाद राकेश शर्मा। अब राकेश शर्मा कौन से स्पेस ऑब्जेक्ट से गए थे, कौन से रॉकेट से गए थे, आपको ये डिटेल्स भी पता होनी चाहिए, ठीक है। बहुत माइन्यूट लेवल की है लेकिन ये सब पता होना चाहिए। और उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं, राकेश उस टाइम पूछा था कि राकेश शर्मा ने क्या किया था, ठीक है। मेरा, नहीं, उसका वही चीज शुभांशु शुक्ला ने क्या किया वहां जाके कि मेरे साथ मेरा देश का तिरंगा है, जय हिंद जय भारत। अब ये चीज कंटेक्चुअल हो गई, फैक्चुअल हो गई। अब हमारा जो स्टैटिक पार्ट है वो क्या होगा, स्टैटिक पार्ट है ये ISS गगनयान मिशन, एक्शन मिशन, जो स्पेस एक्स और नासा कर रहे हैं वो क्या है, फोर्थ क्यों लिखा हुआ है, फर्स्ट क्यों नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। जो हमारे ग्रुप कैप्टन शुक्ला है उनकी जर्नी किस तरीके से रही है, ठीक है। कौन से शहर से हैं, लखनऊ में पैदा हुए हैं वो, तो कभी कभी शहर भी पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, और अगर MP से हैं तो जरूर पूछ लेंगे वो, ठीक है। उसके बाद मेजर स्पेस प्रोग्राम्स इंडिया के कौन कौन से अभी तक स्पेस सेक्टर में, ठीक है। आपको इस तरीके से नोट्स बनाए, जैसे एक्सियोम मिशन हो गया, ठीक है, फोर्थ प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन हो गया, ठीक है, स्पेस एक्स और नासा का। और इसमें और इंडिया के साथ साथ और कौन से नेशंस के एस्ट्रोनॉट गए हैं, पोलैंड के गए हैं, हंगरी के गए हैं, ठीक है। तो पहली बार गवर्नमेंट से स्पॉन्सर्ड एस्ट्रोनॉट्स गए हैं ISS में,
लॉन्च डेट क्या रही है, 4 एस्ट्रोनॉट्स क्रू मेंबर्स हैं। तो ये बारीक डिटेल्स होगी जो आपको पता होनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और शुभांशु शुक्ला जी के बारे में, आप उनकी नेशनलिटी क्या है, कहाँ से हैं, ठीक है, उसके पहले वो कहाँ पे थे, एयरफोर्स में थे, ठीक है, क्या काम करते थे वो, उनका रोल क्या था, उनका, और इस मिशन का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए, ये सारे एनालिटिकल एस्पेक्ट्स हो गए। लास्ट में कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस आप देख रहे हैं कि ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ईरान इंडिया चाइना में कुछ ना कुछ आए दिन न्यूज में चल रहा है, पीएम मोदी जी कहाँ विजिट हुई है, और ऑपरेशन सिंदूर। तो ये अभी रिसेंट में जो चीज हुई है 1-2 महीने में, ये आपको इसके नोट्स बनाने हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि एक टॉपिक कैसे पढ़ सकते हैं आप। जैसे ये वाला, इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लाया, ये नाम याद रखिएगा। वो नाम पूछेंगे आपसे कि उस ऑपरेशन का नाम क्या था, उसके साथ उसने कौन से स्थलों में, ठीक है, हमले किए हैं, ड्रोन हमले किए, कौन से ड्रोन यूज किए हैं, ये लोकेशन होगी ईरान की, ठीक है। उसके बाद ये इसराइल लिख दिया मैंने, यहाँ पे ईरान होना चाहिए था। ईरान ने कौन सा ऑपरेशन किया, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, जिसमें उसने बैलिस्टिक मिसाइल यूज की, ठीक है। अब ये हो गया फैक्चुअल और कॉन्टेक्चुअल डिटेल्स। अब इसके रीजंस क्या है, एक तो हिस्टोरिकल, जैसे मैंने बताया था, एक टेम्पोरल स्केल में आपको हिस्टोरिकल एंगल देना है कि क्या हिस्ट्री में क्या क्या हुई है, ठीक है, क्या रीजंस है कि ये दोनों लड़ाई किए हैं, ब्रिटिश कॉलोनियल एंगल क्या था, यॉम किपुर वॉर, और सारी चीजें जो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ी है वो चीज आपको यहाँ रिवाइज करना है। जियो पॉलिटिक्स क्या है, ईरान अलग क्यों है, सुन्नी शिया कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्यों दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है, इसमें यूएसए का क्या रोल है, जियो इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, इसमें क्योंकि स्टेट ऑफ होमरूल आता है तो क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है इस चीज की, ठीक है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपको अपने करंट अफेयर से लेके, न्यूज तो आ गई है, लेकिन आपको विश्लेषण सारे एस्पेक्ट्स को 360 डिग्री अप्रोच से ओपन करना है। और उसी उसी का एक एंगल है कि इम्प्लीकेशंस इंडिया में क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एनर्जी सिक्योरिटी। क्योंकि बात हो रही है कि स्टेट ऑफ होमरूज पे हमला उसको रोका जाएगा ईरान द्वारा। अब डेटा क्या बताता है कि अब आपसे जैसे इंटरव्यू पूछा कि अच्छा इस पे इंडिया को क्या इम्प्लीकेशन है, आप बोलेंगे सर भारत में महंगाई बढ़ेगी, सर भारत में सर तेल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, सर भारत में ये होगा वो होगा, इन्फ्लेशन ये होगा। अरे भाई ये बहुत जनरलिस्टिक आंसर है। थोड़ा आंसर को स्ट्रक्चर करिए और अपने आंसर को बैक कीजिए डेटा के साथ, ठीक है, वैलिड एनालिसिस के साथ। आप ये बोल सकते हैं सर एनर्जी सिक्योरिटी में इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज भारत जो है 2 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल डेली वहां से मंगवाता है, इंपोर्ट करवाता है। साथ ही साथ सर हमारे जो डायस्पोरा है सर, 66% इंडिया की जो डायस्पोरा है, 1.34 करोड़ की एनआरआईज, वो मिडिल ईस्ट में लेते हैं सर, और मेनली ये सारी कंट्रीज में रहते हैं सर। तो इनको इम्पैक्ट कर सकता है। और सर ये रेमिटेंसेस भेजते हैं, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी इंडिया में हो सकता है। सर तीसरा हो सकता है सर स्ट्रैटेजिक लेवल पे, सर हम देखेंगे चाबहार पोर्ट, जो इंडिया बहुत प्रोएक्टिवली काम कर रहा है उस पर, कनेक्टिविटी के लिए आईमैक, इंडिया मैरीटाइम इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, इंटरनेशनल मैरीटाइम इकोनॉमिक कॉरिडोर आईमैक बना रहे हैं हम, रेड सी। तो हम लोग कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े लेवल पे बना रहे हैं। तो सर इनके काम पर इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर इसराइल ईरान वॉर बढ़ता है तो सी डिप्लोमेसी में ईरान और इसराइल में चॉइस इंडिया क्या करेगा, ठीक है, यूएस का रोल क्या है, इंडिया पे इम्पैक्ट कैसे करेगा वो चीज। तो ऐसे एंगल्स हैं, आपके सोच के दायरे को बताएंगे इंडिविजुअल को कि आप कितने बेसिक लेवल पे जाके कितना अच्छा विश्लेषण करके सोच रहे हैं और बता रहे हैं उनको। तो इसलिए आपको इस तरीके से पढ़ना है, एनालिसिस करना है, ठीक है। अब ये तो हमारा जो सेशन था ये था कि हमें किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डाउट्स ले सकते हैं यहाँ पे, बाकी सभी बता सकते हैं अपने डाउट्स। अभी तक सभी को वॉइस क्लियर थी? एक बार सुजीत मुझे बता देना, और आप लोग इस पे टाइप भी कर देना चैट बॉक्स पे। चलो ठीक है, सही कहा, ग्रेट, ठीक है, क्लियर है, ठीक है सर। मैं एम हिस्ट्री कितने डेट में, देखो यार एम हिस्ट्री में तो आपने जो भी मास्टर्स के टाइम जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, जो भी आपको सिलेबस में था, उसको एक बार सब रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो सेकंड पार्ट ऑफ आज के सेशन में था कि डाउट सेशन, हम एक 10 मिनट का ब्रीफ डाउट सेशन रखेंगे। तो जितने भी हमारे साथी हैं यहाँ पे बता सकते हैं कि क्या क्या डाउट आ रहे हैं उनको, आप लोग कमेंट पे लिख सकते हैं। सुजीत आप चाहे तो क्यूरेट कर सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट डाउट्स हैं।
जी सर। हाँ, कुछ डाउट्स आए थे यार, आपने मेरे को भेजा भी था, आप देख के बता सकते हो कि कौन कौन से डाउट्स थे? सर आपको चैट दिख रही होगी ना? एक मिनट रुको, मैं अब ठीक है, स्क्रीन बंद हो गई है। हाँ, मुझे चैट दिख रही है। क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पे पूरा सेक्शन हो चुका है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, करंट अफेयर्स का प्री मेंस में कितने भूमिका है, ये अभी रिलेवेंट नहीं है, हम इंटरव्यू के हिसाब से बात कर रहे हैं। कहाँ से पढ़े, ये मैंने बता दिया, कौन सा न्यूज़पेपर है। ठीक है, आप कोई भी अच्छे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट की मैगजीन पढ़ सकते हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, किसी का पॉडकास्ट देखना हॉबी होती है, बहुत सारे पॉडकास्ट हैं। आप कोई भी थ्री फोर टॉप थ्री फोर इंडिया के पॉडकास्ट देख सकते हैं, जो भी इंटरनेशनल लेवल के पॉडकास्ट देख सकते हैं, या फिर न्यूज़ एनालिसिस आते हैं। और सबसे बेस्ट होगा कि आप डीडी न्यूज़ देखिए। ठीक है, न्यूज़ ऑन एआईआर पढ़े सुनिए, आप सुबह उठिए तो न्यूज़ ऑन एआईआर सुनिए, उसमें बहुत अच्छा विश्लेषण होता है। ठीक है, और जो इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है उससे अप्रेस रहिए, बिकॉज वो न्यूज़ जो डालते हैं वो बहुत ही रेलेवेंट होती है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, कुछ यूट्यूब चैनल्स है इंटरनेशनल के लिए, जैसे फर्स्ट पोस्ट हो गए, वो बहुत अच्छा एनालिसिस देता है करंट अफेयर्स पे इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल, यार बहुत सारे चैनल है, आप कोई भी एक देखिए जो आपको लगता है रिलेवेंट है, आपको पढ़ के जो आज मैंने डिस्कस किया है उससे इम्पोर्टेंस मिल रही है। ठीक है, और अभी बिकॉज आप लोग के बहुत जिनके नए पास इंटरव्यूज है, वो जस्ट न्यूज़पेपर पढ़िए, और करंट अफेयर्स जो आपने कोई भी मैगजीन ली होगी उसको रिवाइज करते जाइए। रोजगार निर्माण आता है, वीकली वो डिस्कस करता है, तो उसको भी आप रख सकते हैं। ठीक है, एमपी नेशनल इंटरनेशनल के लिए क्या एक रिसोर्स, कोई एक सिंगल रिसोर्स नहीं है, आपको मल्टीपल रिसोर्स रखने पड़ेंगे, एटलीस्ट दो रखने पड़ेंगे। एक इंग्लिश का, एक हिंदी का। जो लोग इंग्लिश मीडियम से, वो इंग्लिश का भी रखिए, हिंदी का भी रखिए। और कोशिश कीजिए हिंदी के वर्ड्स से अभ्यस्त हो। मेरा शर्मा सर के बोर्ड में था, तो उनने मुद्रास्फीति मुझसे पूछ लिया था, मैंने बोला सर क्या चीज़ है ये, तो उन्होंने बोला तो सब लोग ने इन्फ्लेशन है। तो उस टाइम मुझे हिट नहीं किया था, हालांकि मुझे याद था वो चीज़। तो कभी कभी आपको हिट नहीं करती, वो लोग हिंदी में पूछते हैं आपसे, जो लोग इंग्लिश मीडियम के, तो आप प्लीज जितने भी कीवर्ड से अब्रश लीजिए जो आपने मेंस में लिखे हैं। ठीक है, और रोजगार निर्माण, हाँ, एमपी के करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हो, उससे अच्छी बुक है वो, अच्छा वीकली आता है। और क्या वार्षिक मैगजीन, जी हाँ, कोई भी एक वार्षिक मैगजीन, जैसे पीडी प्रतियोगिता दर्पण हो गई, और दूसरी मैगजीन्स हो गई, वो फेयरली ठीक करंट अफेयर्स कवर करती हैं। स्पीडी, आप स्पीडी प्री के लिए रहती है, तो आप चाहे तो थोड़ा देख सकते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स में मैगजीन देते हैं, तो आप जस्ट ऐसा देख सकते हैं कि आपने वो टॉपिक्स कवर किए। ठीक है, और मैंने जैसे आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट है कि आप जीएस कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप जनरल स्टडीज में कितने अच्छे से आपने अपने टॉपिक्स जो मेंस के जो रिवाइज किए हैं, बिकॉज आंसर्स में कहीं ना कहीं आपको उनको ही लाना पड़ेगा। ठीक है, मेंस एग्जाम में कहाँ और किस तरीके करंट अफेयर्स करते हैं, ये मैं अलग सेशन लूंगा, मेंस का सेशन नहीं है। ठीक है, तो जो चैट, और कोई चैट है हमारे पास? हाँ, न्यूज़पेपर जिनका बाद में भी इंटरव्यू, जिनका बाद में मेंस, उनको भी इम्पोर्टेंट है। सांसद टीवी भी सांसद टीवी अब बंद देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा चैनल है, वो भी बहुत अच्छे एनालिसिस करने लगा है। और गवर्नमेंट का चैनल है, तो आपको हेल्प भी करेगा वो। ठीक है, यार पॉडकास्ट ज्यादा मत देखो, एक दो आप जो भी आपको लगता है आपके लिए रेलेवेंट हो। ठीक है, एक एक घंटे के पॉडकास्ट होते हैं, इतने लंबे पॉडकास्ट मत देखा करो, बिकॉज उतना सारांश आपको मिल नहीं पाता है। ठीक है, चयन में सहायक जानकारी, देखिए जो भी चीज आपको इंटरव्यू में, चयन में जो भी आपकी आपको लगता है अचीवमेंट है, अभी इस पर काफी डिबेट चलेगी, इसमें क्या भरेंगे। तो आप लोग सब लोग नए हैं जो भरेंगे, और हम लोग भी सब लोग नए हैं जो एनालिसिस कर रहे हैं। बिकॉज मैंने जो 2022 का पिछला इंटरव्यू दिया था, हम लोग के टाइम उस इस तरीके की चीज नहीं थी। अब ये नया इंटरव्यू, आप लोग फर्स्ट बैच है जो ये नए डाइव के साथ जाएंगे, तो कोशिश कीजिए जो आपको कंफर्टेबल लगता है, आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा, वो चीज आप डालिए। ठीक है, आपका एनालिसिस स्ट्रांग नहीं, कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया ना, डिस्कशन बढ़ाइए। आप अपना डिस्कशन जितना अच्छा बढ़ाएंगे, तो अपने दोस्तों के साथ जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, मेरे हिसाब से आप लोग 4 से 5 लोग का ग्रुप बनाइए इंटरव्यू जो दे रहे हैं। ठीक है, आप डेली एक टाइम चुनिए, और डेली 6 से 7 बैठिए और डिस्कशन कीजिए। जो लोग इंदौर में रह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं रह रहे, दूर रहते हैं, वो लोग जूम सेशंस कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, और हम लोग
हमारी टीम भी कोशिश करेगी कि ये सेशंस और लाते जाएं इस तरीके के। ठीक है। हाँ, एनजीओ से रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस में कर सकते हैं आपने, लेकिन आप एनजीओ के सारी चीज, जैसे मैंने एनजीओ में उस टाइम करा था, तो राघवा सर ने तीसरा चौथा ही क्वेश्चन पूछ लिया था कि अच्छा एनजीओ में फॉर्म, एक फॉर्म पूछ लिया था कि टैक्स रिलेटेड कौन सा फॉर्म है, 80C, तो उस टाइम मुझे याद था, तो वो फॉर्म बताना होता है। ठीक है, उनको ये जानना था कि रियलिटी में मैंने काम किया कि नहीं किया। उसका पूछा गया कि आपका क्या रोल था, आपने क्या इम्पैक्ट लाया है। ठीक है, आपने एनजीओ के साथ आप इधर पे आके क्या करोगे। यूपीएससी में पूछ लिया था कि आपके पास अथॉरिटी नहीं है कोई भी, तो आप बिना अथॉरिटी के कैसे काम कर सकते हो। तो वहां पे एग्जांपल था कि आप एनजीओ, आप एज एन एनजीओ या फिर आप एज अ सिंपल सिटीजन होके क्या काम कर सकते हो, ये आप एक्सपेक्ट ला सकते थे। ठीक है। हाँ, बीएससी के बाद एमएसटी कोई बात नहीं, ठीक है, पूछ सकते हैं। अगर आपका एमए अच्छा है बहुत अच्छे से, तो प्लीज तभी लिखिए, तभी डालिएगा, अदरवाइज नहीं डालिएगा। जिन लोगों ने सिर्फ बीएससी किया है तो सिर्फ, हाँ, पीसीएम बायोलॉजी के बहुत माइनर डिटेल्स होते हैं। जैसे कभी पूछ लेते हैं कि सेल डिवीजन कैसे होता है, सेल की इंपॉर्टेंस क्या है, कोविड वैक्सीन में चले जाते हैं। तो ये सारी बारीक चीजें भी पूछ सकते हैं वो लोग। शासकीय सेवा में क्या आना है, इसका उत्तर, क्यों आना है, ये सबका बहुत ही पर्सनल आंसर है। ठीक है, हम कोशिश कीजिए कि आप इसको जेन्युइन रखिए। आप इसको बड़ा चढ़ा के मत बताइए। मैं लास्ट में क्वेश्चन ले लेता हूँ कि आप इसको बड़ा चढ़ा के नहीं बताइए। ठीक है, आप जितना उसको जेन्युइन रखेंगे, जितना आप अपनी लाइफ हिस्ट्री देखिए, आप जितना अभी तक कॉलेज किए हैं, एजुकेशन स्कूलिंग किया है, आसपास देखा, अपने पेरेंट्स को देखना है, देखा है, अपने दोस्तों को देखा है, तो वो चीज़ क्या मोटिवेट किया है आपको सिविल सर्विसेज में आने के लिए। ठीक है, किसी के लिए सोसाइटी में हेल्प करना है, सोसाइटी को गिव बैक करना, किसी के लिए पर्सनल मोटिवेशन होता है कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है पर्सनल डेवलपमेंट का। ठीक है, तो सोसाइटल, इंडिविजुअल, दोनों एस्पेक्ट आ सकते हैं। और इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आप कितना कम्युनिटी, कितना आप उसको ग्राउंड लेवल पे सोचते हैं। ठीक है, ब्रॉडर एक्चुअली ये नहीं लिखेगा कि मुझे नाम, मेरे नाना को सोचना, नाना ने सोचा था कि मेरे को आईएएस बनना है या डीसी बनना है तो मैंने लिख दिया। ठीक है, ये बहुत ही वेग लगता है। सिंपल आंसर क्या दे सकते हैं, सिंपल आंसर इज समथिंग लाइक आप ग्रेजुएशन किए, और उस समय मैंने देखा कि जो स्टडीज में कर रहा हूँ उसका रोल एज अ पर्सनल डेवलपमेंट या फिर मेरे करियर ग्रोथ में मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, और मैंने आसपास देखा कहीं ना कहीं मुझे कोई एडमिनिस्ट्रेटर से मोटिवेशन मिला, या फिर मेरे घर परिवार में कोई था, या फिर मेरे आसपास कोई था, मुझे मोटिवेशन मिला। और ये भी हो सकता है कि भाई जॉब उतनी थी नहीं मेरे सेक्टर में, और मैंने एज अ जॉब सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सर्विस के बारे में काफी सुना था, पढ़ा भी था। ये सिंपल आंसर है, बहुत जेन्युइन आंसर है। आपको बड़ा चढ़ा के नहीं बताना है कि मैंने सोचा था कि एक आईएएस, डीसी, एक डीएसपी ही बहुत सारी चीजें दुनिया में बदलाव ला सकते हैं, बाकी नहीं ला सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है, अपने आंसर्स को जेन्युइन रखिए। तो जितना आप सिंपल जेन्युइन रखेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग के डाउट्स क्लियर होंगे। और सुजीत, भी और डाउट्स आपको आएंगे तो मुझे प्लीज पीडीएफ बना के भेजना। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, और कोई भी डाउट आपको आता है, सुजीत को भेज दीजिए, आप ग्रुप पे लिख सकते हैं। ठीक है, और रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़िए तो अब आपके पास दो डायरी हो जाएंगी, एक डायरी आपके डाक की और एक डायरी आपके करंट अफेयर्स की। तो आज से, आज जिसने भी आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, आज जाइए रिवाइज कीजिए। ठीक है, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा कि किस तरीके के आप नोट्स बना सकते हैं, किस तरीके से हेल्प करेगा। तो थैंक यू सो मच। आई होप ये सेशन क्लियरली आया था। सुजीत, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं था सेशन में। तो ठीक है, आई थिंक आई डोंट कोई ऐसे क्वेश्चन आए। चलिए ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट सबको।